नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नए कारोबारी साल में यानी कि FY 25-26 की शुरुआत के साथ ही टैक्स नियमों में बड़े बदलाव आ गए हैं। आयकर स्लैब से लेकर TDS दरों में चेंजेस तक सब कुछ नया है। टैक्स छूट की सीमा अब 12 लाख हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती दोगुनी हो गई है। लेकिन अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, कौन से रिजीम को ऑप्ट करना है, कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ओवरऑल आपके नए साल की टैक्स प्लानिंग को लेकर आज हम खास मेहमानों का पैनल आपके बीच में लेकर आए हैं। आज लगेगी टैक्स रिजीम की नई पाठशाला और हमारे साथ हैं खास मेहमान। स्वागत करते हैं पंकज मटपाल जी का, MD हैं ऑप्टिमा मनी के। मटपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। वैसे तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आप हमारे पूर्ववर्ती शोज में दे चुके हैं, बट स्टिल अब क्योंकि आज नए कारोबारी साल का नया दिन है, इसलिए थोड़ा शुरुआत से शुरुआत करते हुए क्या कुछ बदल रहा है टैक्स में सर, और बेस्ट चॉइस क्या रहेगी अगर कैटेगोरिकली बता पाएं, उसके बाद हम दूसरे सवालों में जाएंगे। दीपक जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने पहले भी चर्चा की है, और जब बजट आया उसमें जो घोषणाएं हुई, अब वो समय आ गया है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसलिए जानना जरूरी है। और जो खास बदलाव की बात है वो मेन तो यही है कि न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं उसका फायदा अब जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको मिलने जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शन मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस हैं। अब ऐसे में अधिकतर अगर हम बात करें कंपेयर करने की, तो अधिकतर जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम ही बेहतर लग रही है। अगर आपकी सैलरी 24 लाख से ऊपर की है तो करीब करीब 8 लाख रुपए का अगर डिडक्शन आपका अवेलेबल है, तब जाके ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए सुटेबल रहेगी। अब अक्सर क्या होता है कि अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया जाता है, 50,000 रुपए का आप NPS में कंट्रीब्यूट करके कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर होम लोन वगैरह का इंटरेस्ट है तो 4-5 लाख तक का डिडक्शन पॉसिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनेगी। तो यानी कि डिडक्शन बहुत बड़ा है तभी ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए सुटेबल होगी, अदरवाइज अधिकतर टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजिम ही बेहतर होने वाली है। ऑल राइट, और आप थोड़ा सा इसको अलग अलग हम पहलुओं से समझने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करेंगे हम फिरोज़ अजीज़ साहब का, डिप्टी CEO हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज़ साहब आपका हमारे शो पे। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान गिरीश बनवारी जी जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर के। बहुत बहुत स्वागत है बनवारी सर आपका भी हमारे शो पे। फिरोज जी, आपने कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग कुछ रिसर्चेस भी निकाली हैं, हमारी टीम के पास वो रिसर्चेस भी आई हैं। इसमें आपने थोड़ा सा टैक्स पे के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा इजीली उसको डिफाइन भी किया है, लेकिन हाईलाइटेड अगर कुछ मैं बात कहूँ तो अभी बेसिक सवाल पे ही आऊँगा जो मैंने मटपाल जी से भी पूछा कि बेसिक सवाल वही है, दोज विद हायर डिडक्शन बेनिफिट मोर फ्रॉम ओल्ड रिजीम स्टिल सर, या आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि अब सबके सब आ जाओ न्यू रिजीम में, या कुछ गुंजाइश बची हुई है ओल्ड रिजीम में भी? दीपक सर, मेरे हिसाब से तो ओल्ड रिजीम में कुछ बचा ही नहीं है, और ना कि बचने वाला है। हमेशा एक जिंदगी में डोंट स्विम अगेंस्ट द टाइड। 2021 से टाइड किस दिशा में बहाव है वो तो पता ही है। तो बहाव के अगेंस्ट जाके अपने पैसे को लॉक इन करके ATC के बेनिफिट छोटे मोटे लेने का, कई थोड़े से हजार रुपए बचाने में मतलब ही नहीं था। अब लोगों ने यूलिप प्लाने ले रखी हैं 2021 के बाद भी 15-15 साल की। अब ना तो उसमें से ना तो उगलते बनता है ना तो निगलते बनता है। वो यूलिप 3% 4% की IRR देगा, बट किस्तें भरनी पड़ रही हैं। सो पॉइंट ये है कि आपको ओल्ड रिजीम को तो डिस्कार्ड इमीडिएटली कर देना चाहिए और नई रिजीम पे आना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आंकड़ों का देखें आज की स्थिति, आगे बढ़ के और स्थिति बेहतर ही होगी न्यू रिजीम के लिए। आज की स्थिति में भी अगर हम देखते हैं तो 50 लाख का भी किसी की पगार हो तो 21.6% की इफेक्टिव टैक्स रेट आती, 50 लाख रुपए। और इंडिया में 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले ना के बराबर हैं, 9 लाख लोग हैं।
सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि 21% की टैक्स है 50 लाख पे। अगर मैं ये टेबल देखूं तो 20 लाख की अगर मैं पगार मानूं तो इफेक्टिव टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजीम में 10% की है, स्लैब्स को सब काउंट करने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन को मद्देनजर रख के। अगर किसी की 30 लाख की पगार हो तो पूरे स्लैबों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप 16% की टैक्स देते हैं, विच इज 4.8 लाख ऑन अ 30 लाख अमाउंट। 50 लाख जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, उसमें आपको टोटल टैक्स लग रही है 10.8 लाख रुपीस की, विच इज नथिंग बट 21.6% टैक्स ऑन 50 lakhs। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखिए, 2-3 लाख रुपए की पर कैपिटा इनकम है साल की, और उससे 25-20 गुना ज्यादा आपकी टैक्स है 21%, और 10 गुना ज्यादा उसकी टैक्स है ऑलमोस्ट 10% की। सो नई टैक्स रिजीम इज सिंपल, इजी टू यूज, नो सीएस ओपिनियन नीडेड, कोई इन्वेस्टमेंट की लॉक इन की जरूरत नहीं है। पैसे 6% पे ग्रो करने के बदले 15% पे ग्रो करें, और डिसिप्लिन को अपने हाथ में लें। और डिसिप्लिन शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। एब्सोल्युटली। और आपने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अपने हमको डेटा भी भेजे हैं, उस पर डेट वर्सेस इक्विटी का एक ट्विस्ट भी है, डिस्पोजेबल इनकम में बूस्ट की भी बात की जा रही है। लेकिन जो प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग टिप्स हैं उस पर भी हम आएंगे। बनवारी सर के पास हम जाएंगे। सर, नया कारोबारी साल शुरू हो गया है, तो वही सवाल कि जो प्रैक्टिकल जो टैक्स प्लानिंग है वो एक ख़ास तौर से मैं उन लोगों की बात करूंगा जो नौकरी पेशा लोग हैं। अब ऑफिसेस को भी बताना है अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, तो ज़रा बताएं सर, सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये शब्द टैक्स प्लानिंग से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। टैक्स प्लानिंग आप देखिए जो लास्ट ईयर हुआ, एचआरए के ऊपर अटैक भाई, रिसीव्स बराबर है कि नहीं, डोनेशंस के ऊपर नोटिस आए लोगों को, लोगों ने जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टी लिया उनको नोटिस मिले, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे स्क्रूटिनी हुई। तो आप देखेंगे टैक्स प्लानिंग एआई वर्ल्ड में टैक्स कंप्लायंस कहना चाहिए। टैक्स कंप्लाई कैसे करे, टाइम पे टैक्स कैसे भरे, दो रेजीम है, रेजीम ए रेजीम बी, क्या आपके लिए राइट है, कैसे राइटली चूज करें और बराबर से उसको कंप्लाई करें। सो मेरी सबसे पहली सलाह लोगों को है, जो भी हड़बड़ी में एंड ऑफ द ईयर कर चुके हैं अपने ट्रांजैक्शंस, उसका एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएं, ताकि जब भी रिटर्न फाइल करे, जब भी असेसमेंट्स हो, उनका डॉक्यूमेंटेशन बराबर रहे, ताकि दिक्कत कम रहे और एडजस्टमेंट्स बेकार में नहीं हो। सेकेंड, आगे चल के न्यू रेजीम ओल्ड रेजीम इज अ मैटर ऑफ कंप्यूटेशन। एक में डिडक्शन है, दूसरे में डिडक्शन नहीं है। आप अपना प्लान बनाइए अभी अपफ्रंट, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है कि आपका कौन सा रेजीम चलने वाला है। आपको एडवांस टैक्स भरना है अगर आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं, तो प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। देखिए कितना एटीसी होगा, कितना कितना बाकी डिडक्शंस होगा हाउसिंग लोन के लिए, एलटीए के लिए, एनपीएस या जो भी आप एचआरए देखते हैं, वो बेसिस पे बराबर से एस्टिमेट करें अपना डिक्लेरेशन और दे अपने एम्प्लॉयर को, या एडवांस टैक्स में रखे। सो सबके लिए आंसर एक नहीं होने वाला है। मोटा मोटा अगर एचआरए नहीं है, 20 लाख के नीचे अगर आप सब डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ओल्ड रेजिम बेटर रहेगा। अगर एचआरए नहीं है, 20 लाख के ऊपर न्यू रेजिम ज्यादा सेंस करेगा। और 24-25 लाख के ऊपर अगर आपका एचआरए अमाउंट बड़ा नहीं है, तो 24-25 लाख के ऊपर क्लियरली न्यू रेजिम बेटर रहेगा। मोटा ऐसे रहेगा। और हर आदमी को, हर इंसान को अपना एस्टिमेशन करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, और प्लीज कुछ चतुरगिरी नहीं करना चाहिए चलिए एआई वर्ल्ड में, नहीं तो आपको तुरंत नोटिस आ जाएगा। सो टैक्स प्लानिंग नहीं, टैक्स कंप्लायंस राइट है, दैट इज मोस्ट। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पंकज जी अब आपके पास जाऊंगा। और अब देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए, ख़ासतौर से जो सैलरीड एम्प्लॉयज इंडिविजुअल्स हैं, आपसे पहले भी बात हुई है, फिरोज जी से भी बात हुई है इस पर, और बनवारी जी से भी बात हुई है, लगभग 1 लाख जो है पर ईयर का बचत हो रही है सैलरीड एम्प्लॉयज़ या सैलरीड इंडिविजुअल्स की। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग, फिरोज जी ने भी भेजा हुआ है एक इस पे कॉलम में, उन पे भी आऊँगा, लेकिन मैं आपसे भी थोड़ा समझना चाहूँगा कि ये 1 लाख रुपए का सदुपयोग हम कैसे करें। ये आ रहा है, इसको ऐसे ही चले जाने दें, इसका सदुपयोग कैसे हो, बेस्ट वे टू मैनेज बिटवीन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए की है, तो मैं सेस पकड़ कर कैलकुलेट करूं तो अब आपको प्रीवियस ईयर के मुकाबले में
करीब 83,200 रुपये का फायदा हो रहा है। ऐसे ही 16 लाख की इनकम हो तो 52,000 रुपये का फायदा है। 1 करोड़ की सैलरी हो तो 1,25,800 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यानी कि पैसा तो बच रहा है आपका, लगभग 1 लाख रुपया आपका बच रहा है। तो कहाँ सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिससे आपके भविष्य के लिए पैसा बन रहा था। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करें, जो कि मैंडेटरी या कंपलसरी आपको करनी पड़ रही थी ताकि उसकी वजह से टैक्स बचे, वो आपको नहीं करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में, टैक्स तो आपका बच गया न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, अब पैसा भी बच रहा है, और जो आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ रहा है। तो जो टोटल पैसा आपका बचत हो रही, दो तरह से समझिए इसको। एक तो ये है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पहले से अब, तो हमारा टैक्स कम हो गया इसलिए पैसा बचा। दूसरी बात, हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर रहे थे जहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, वो पैसा भी बच रहा है। तो जो पैसा आपके पास बच रहा है उससे अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और फिर अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपकी जरूरत कैसी है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितने समय के लिए निवेश करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि सबको 15% की उम्मीद में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर हां, अगर पैसा है और आप 15 साल इन्वेस्ट करते थे पीपीएफ में, तो 15 साल इक्विटी में करेंगे तो बिल्कुल आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि आपका नजरिया है कि 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल दूसरे हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं या फिर डेट फंड्स हैं, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी अवधि है एफडी में भी कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल पहले के समान प्लानिंग करने की बात करते हैं, जहां आप 15-20 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालते थे, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते थे, तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए और वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए। दीपक जी, एक बात मैं यहां पर ऐड करूंगा, जो भी बनवारी जी कह रहे थे कि टैक्स कॉम्प्लायंस को लेकर, जब आप डिडक्शन की बात करते हैं तो एचआरए बहुत याद आता है। और अगर एचआरए आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि इस बार बहुत लोगों को नोटिस आए क्योंकि उन्होंने टीडीएस नहीं काटा था। जो रेंट पे किया उस पर टीडीएस नहीं काटा और इसके लिए उनको इनकम टैक्स से नोटिस आया। तो जब आप यहां पर प्लानिंग कर रहे हैं तो यह भी ध्यान रखिए कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो आपने घर अपने माता पिता से लिया हो रेंट पर या फिर किसी बाहर वाले से लिया हो, जिससे भी रेंट पर लिया है उसको आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस काटना होगा। अदरवाइज इस साल में जो नोटिस आए हैं और लास्ट में आपने पेनल्टी के साथ में टीडीएस पे किया है, तो ऐसा ना हो। तो टैक्स कॉम्प्लायंस का ध्यान रखना इस प्लानिंग में बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो कंप्लायंस पर ध्यान देना, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल से जब रेंट पर टीडीएस की जब से ये चर्चा शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो रेंट पर टीडीएस भी देना होता है और उस वजह से अननेसेसरी वो कुछ प्रॉब्लम्स में आगे फंस न जाए, इसलिए चर्चा इस पर हुई है। तो मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन थैंक्स फॉर रेजिंग दिस पॉइंट, इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि आज से नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। फिरोजी, अब आएंगे उस एज ग्रुप में जो कि 25 से 40 साल का है, जिसकी मंथली जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लगातार बढ़ रही है। आई मीन कुछ तो हाथ में आएगा उसके, अब वो उसको अच्छे से स्पेंड कर दे या फिर उसको इन्वेस्ट कर दे, इसका बीच का एक प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग टिप आपकी तरफ से क्या होगी? देखिए, स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग, जो भी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आती है, दो सोर्सेस से डिस्पोजेबल इनकम आती है आपको। हर साल आप मेहनत करते हैं, आपकी आय बढ़ती है। इंडिया में ग्रोथ रेट अगर मैं देखूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, 7 से 8% की ग्रोथ ऑलमोस्ट ईयरली मिलती है। दैट्स वन सोर्स ऑफ इंक्रीज्ड इनकम। दूसरा, टैक्स घट जाए और आपके जेब में ज्यादा पैसे बच जाए। दोनों ही फिराक में, दोनों ही सिचुएशंस में मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा पैसे बचाने के बाद जो बचते हैं उसका खर्च करना। तो अगर आपको ऑलरेडी जो टैक्स रिबेट मिल रही है तो आपकी एक्सपेंस बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। जो हाथ में डिस्पोजेबल मिलती है, आपकी इकोनॉमी को बढ़त करने की आपकी तो जिम्मेवारी नहीं है। आपको अपने परिवार की फ्यूचर की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। इफ यू आर द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली,
अब इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए आप कंजम्पशन करेंगे, बिजनेसेस को प्रोपेल करने के लिए कंजम्पशन करेंगे, दैट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां मैं लोगों से मिल रहा हूं और रेशियो देख रहा हूं, ऑफ कोर्स वी आर द बिजनेस। फिरोज जी, ये बात तो दिल तोड़ देगी मैडम का। आई मीन उन्होंने तो पूरा का पूरा ये गणित गुणा गणित लगाया है कि लोग स्पेंड करें, कंजम्पशन बढ़े और फिर इकोनॉमी को बूस्ट हो। बट हाँ, आप प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं, या प्लीज गो अहेड। यस यस ऑफ कोर्स, सही कह रहे हैं। बट देखिए क्या है ना दीपक सर, जो एक्चुअल 1 लाख करोड़ की जो टैक्स रिबेट मिली है, वो एक्चुअली इसीलिए कम है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजिम में आ चुके हैं। सही बात है। देखिए, कंजम्पशन की बढ़त होगी तो थोड़े सेक्टर्स की बढ़त होगी। अगर रिस्क कैपिटल जाएगा इन्वेस्टमेंट में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है, तो आज की डेट में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा हो ही जाता है अगर आप रिस्क कैपिटल लाते हैं सिस्टम में। इंडिया के 935 लाख करोड़ में से रिस्क कैपिटल है सिर्फ सिर्फ 6% का, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6% है। 90% इन्वेस्टमेंट डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में। तो जो मोस्ट प्रोडक्टिव एसेट्स हैं इंडियन हाउस होल्ड्स के पास नहीं है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे हिसाब से आपको कंजम्पशन की चिंता ना करें। आप जितना अपने आप को हाथ रोकेंगे खर्च करने में, इतनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटी आपके अराउंड है कि आपकी खर्च तो बढ़ी जाएंगे, महंगाई भी कुछ मात दे ही देगी आपको। सो प्लीज अपना झुकाव इन्वेस्टमेंट की तरफ रखें। पॉइंट 2, देखिए, आपको आगे चलते हुए नई टैक्स रिजिम में एक जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को दूसरी फाइलों में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दीपक सर। ऑफ कोर्स इस पे ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, बट अब देखिए, अगर आपकी 10 लाख की पगार हो और आपने 3 लाख की कैपिटल गेन बुक कर दी, तो आपकी रिबेट जो थी वो रिबेट चली जाएगी आपकी, और आपकी टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगी। सो आइडियली आपको एचयूएफ को नया लाइफ मिला है, प्राइवेट ट्रस्ट को नया लाइफ मिला है। मेजर चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्टमेंट करें या स्पाउस की कमाई नहीं हो उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स को सैलरी, ब्रेड विनर की सैलरी से सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से क्लबिंग प्रोविजंस देखना चाहिए, सेक्शन 56, 64 इंपॉर्टेंट है। बट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बुकिंग कैपिटल गेन्स, आपकी टैक्स ऑन सैलरी कैन गेट इंपैक्टेड। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो छेड़ा, एचयूएफ और फैमिली टैक्स सेविंग्स का। मैं आऊँगा इसमें कि कैसे एचयूएफ और मेजर चिल्ड्रन को डेट म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट करके टैक्स रेट में ज़बरदस्त गिरावट की जा सकती है। थोड़ा सा इस पे भी आऊँगा, मैं स्पेसिफिकली इस पे बात करूँगा फिरोज जी से, बाकी मेहमानों से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो टैक्स रिजीम की नई पाठशाला लेकर हम हाजिर हैं ताकि आप अपने नए कारोबारी साल की बेहतर तैयारी कर सकें। बनवारी सर, आपके पास आ रहा हूँ। हम जो अभी बात जो चली रही थी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, और लोग भी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि साहब थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम में बूस्ट तो जो आया है, अब उसको जो थोड़ा जो मिड एज ग्रुप है 35 से 45 वाला है, वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा सोचेगा, जैसे कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी सजेस्ट किया कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। लेकिन जो यंगर जनरेशन वाला ग्रुप है वो सोचेगा कि हम थोड़ा सा इसको खर्च कर दें, थोड़ा सा ज़िंदगी जी लें, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा टाइप मामला हो जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, कैसे एक बैलेंस बनाया जाए? जो भी लोगों से मैं बात करता हूँ, लोग 3 तरीके से देखते हैं इसको। पहला, बहुत लोग अभी घर के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि घर की किस्तें बढ़ जाती है, टेक होम सैलरी बढ़ जाती है, लोन बढ़ जाता है, तो हाउसिंग डिमांड तो बढ़ेगी इससे। आप हाउसिंग को इन्वेस्टमेंट गिन सकते हैं, हाउसिंग को खर्चा गिन सकते हैं। मेरे लिए हाउसिंग बूस्ट करता है पूरी इकोनॉमी को। तो बहुत लोग हाउसिंग देख रहे हैं, बहुत लोग कार लोन देख रहे हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी किस्तें बढ़ जाती है। तो जो भी किस्तें पे चीजें मिलती है, उसका बोरोइंग कैपेबिलिटी लोग की बढ़ जाती है इससे, तो उससे डिमांड ऑटोमेटिकली प्रोपेल होता है। कोई लोग छुट्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। आप पढ़िए पेपर में, सब होटल बुकड है, सब ट्रैवल बुक है, होली का वीकेंड बुक था, अभी ईद का वीकेंड, सब मतलब बहुत लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, बहुत लोग खर्चा भी कर रहे हैं, और सेविंग्स भी बहुत हो रही है। अभी मार्केट थोड़ा करेक्ट हो चुका है, इसलिए एसआईपी थोड़े मंडरा गए हैं। बट लोग तीनों तरीके से करते हैं, कोई एक्सट्रीम में नहीं चलता है, मैं पूरा खर्च लिया या पूरा सेव कर लिया।
पर मुझे लगता है ओवरऑल डिमांड बूस्टिंग तो होगी ही होगी। और अगर बोरोइंग के साथ डिमांड बूस्टिंग होगी, कहाँ लोग अपनी किस्तें बढ़ा के लोन लेंगे गाड़ी या घर के लिए, तो डिमांड तो सच्ची इकोनॉमी तो चलेगी चलेगी। एब्सोल्युटली। पंकज जी, आपसे इस पे कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब मौके लोगों के पास आ रहे हैं। थोड़ी सी पैसा अगर हाथ में रहेगा तो वही जो चारवाक का सिद्धांत है कि ऋण लेकर घी पीने वाली स्थिति आ जाएगी। आजकल तो लोग बहुत कर भी रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड नहीं रख रहे हैं, 4-4 5-5 रख रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, और बहुत स्मार्ट हो गए हैं लोग। हालांकि ये बात अलग है कि उनको लगता है कि वो स्मार्ट हैं, बैंक्स और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, और फिर ये परिणति 1-2 साल बाद ही पता चल पाएगा कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। या तो लोगों की कमर टूट रही होंगी वित्तीय रूप से, या फिर बैंक डूब रहे होंगे अपने एनपीए की तरफ से। वो खैर हम भविष्य में देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, बट ये प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसा जानकारों का अनुमान है कि लोग स्पेंडिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क कैटेगरी में ज़्यादा जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस अगर आएगा कि पैसा बच रहा है मेरा, तो स्वाभाविक रूप से खर्चा भी उसी खुले हाथ से करेगा। उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे जो ख़ास तौर से क्रेडिट पर कॉन्फिडेंट होकर आप स्पेंडिंग बढ़ा देंगे? दीपक जी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट भी आई है जहां पर देखा गया है कि मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं, और ये जो पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन जो लिया जा रहा है वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, उसमें से बहुत से ऐसे बोरोवर्स भी हैं जो कि सब प्राइम कैटेगरी में हैं, यानी कि उनके लिए शायद उस लोन को रीपे करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो जो बात आपने अभी कही और जो आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके हिसाब से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पैसा बचता हुआ दिखाई देता है तो साइकोलॉजिकली आपका खर्चा करने की आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि आप अपना बजट बनाकर ही खर्च करें। यदि आपके पुराने लोन हैं जो कि नहीं पे कर पा रहे थे, आपकी ईएमआई ज़्यादा थी, आपको बहुत बोझ लग रहा था, तो बेशक ये जो आपको एक मौका मिला है कि आपके हाथ में पैसा बच रहा है, तो जो पुराने लोन थे उसको चुकाने पर आप बिल्कुल ध्यान दें और लोन चुकाएं। लेकिन ये जो आपने अभी कहा, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि साइकोलॉजिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पैसा आने वाला है, और जब बात चल रही थी कि होटल बुक किए जा रहे हैं, गाड़ियां बुक की जा रही हैं, घर बुक किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आपका खर्चा और बढ़ जाए। पैसा बच रहा है, लेकिन क्योंकि आप खर्चा बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपना कैश फ्लो देखें कि कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, अपना हाउस होल्ड बजट बनाएं, और बजट के हिसाब से फिर आपको तय करना है कि जितना पैसा बच रहा है उसमें से ठीक है आप 20-25% अगर खर्चा भी करना चाह रहे हैं अपने शौक पर तो कीजिए, पर कम से कम 75-80% जो है उसे आप अपनी जरूरतों के लिए इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, बस जैसा मैंने कहा कि अगर लोन आपके हैं उनको रीपे करने के लिए आप बचा हुआ पैसा यूज करना चाहते हैं, उस पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि पैसा हाथ में आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में अपने खर्चों का आकलन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे कहीं मुश्किलात ना आ जाएं। फिरोज जी, जैसा आपने शुरुआत में 2-3 चीज़ें छेड़ी, कैपिटल गेंस को तो ठीक है, आपने कहा कि अलग ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। अब कैपिटल गेंस एलटीसीजी वगैरह पे अगर रिबेट नहीं मिलता है तो मिक्स्ड इनकम वालों के लिए तो ये टैक्स बढ़ा सकता है, जैसा आप सजेस्ट कर रहे थे। बट वो जो आपने एचयूएफ वाली जो बात करी उसको थोड़ा सा समझाएं। एचयूएफ और मेजर चिल्ड्रन को का वो किस तरह से आप समझाना चाह रहे थे? डेट म्यूचुअल फंड गिफ्ट करके जो टैक्स रेट गिराया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसकी गणित क्या है, ज़रा समझाइए सर। देखिए सर, जैसे पंकज सर कह रहे थे ना, लोग अपने मम्मी पापा को किराया देते हैं। ये तो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है। मम्मी पापा किससे पैसे ले ले किराए पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो है हम अपनी सैलरी को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और की फाइल में। तो वो करना मेरे हिसाब से, जैसे कहा गया शो में, दैट्स नॉट, सिद्धांतों पे कंप्लायंट नहीं है। कमिंग बैक, अगर समझो कि मैं एक उदाहरण देता हूं, एक परिवार है जिनमें एक ही सदस्य कमाता है, जो मेल है वो कमाते हैं, स्पाउस नहीं कमाते, और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों मेजर हैं, वो अभी 18 साल के 19 साल के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी कमाई नहीं है। एक्चुअली वो जो इंसान है मिस्टर एक्स, मैं कहूंगा उनको, उन्होंने चारों के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स थोड़े थोड़े हैं। पहली ये स्थिति है।
अब जो भी नॉन अर्निंग फाइल्स हैं उसमें डेट फंड्स इन्वेस्ट करें, और जो अर्निंग फाइल है उसमें इक्विटी इन्वेस्ट करें। ओके। पॉइंट वन, अगर समझो 4 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो था, 2 करोड़ के डेट फंड है, 2 करोड़ के इक्विटी फंड है, तो डेट फंड जो है ये 3 फाइलों में डेट फंड खरीदें, और वो जो 2 करोड़ रुपए हैं वो जो इक्विटी में खरीदने हैं वो अर्निंग मेंबर की फाइल में इक्विटी खरीदें, और डेट इन तीनों फाइल में खरीदें। ये तीनों फाइल में कोई और इनकम नहीं है। तो अगर समझो 2 करोड़ रुपए का अगर डेट फंड हो और उसकी जो इनकम है 7% की एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो 14 लाख रुपए की कमाई होगी, और ये 14 लाख की कमाई 3 फाइलों में बटेगी। ये तीनों फाइल में 14 लाख की कमाई पे टैक्स कितना है? 0 है। तो इस मैकेनिज्म से इनकी इक्विटी की टैक्स से कम डेट की टैक्सेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो सरल था क्योंकि पोर्टफोलियो, चारों पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा पैसा बटा हुआ। समझो कि पूरे 4 करोड़ रुपया इस मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो में ही था, तो दोनों मेजर चिल्ड्रन को कोई क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। स्पाउस के प्रति क्लबिंग प्रोविजन है। तो गिफ्ट आपको 1 करोड़ का डेट फंड एक बच्चे को गिफ्ट करना है, दूसरा 1 करोड़ का डेट फंड दूसरे बच्चे को गिफ्ट करना है। अगर ये मेजर हैं तो ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। राइट। अब ये 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो एक बच्चे के नाम पे है उस पे 7 लाख की गेन आएगी, दूसरे बच्चे के नाम पे 7 लाख की गेन आएगी। अगर ये गेन हर साल आप बुक करते जाएंगे तो ये दोनों 7 लाख पे टैक्स कितना है? 0। अब अगर ये गिफ्टिंग करने से टैक्स 0 हो सकता है, तो ये भाई साहब जिनकी पगार 1.5 करोड़ रुपया है उनकी टैक्स स्लैब है 30% प्लस। तो 30% की टैक्स से सीधे ये गिफ्ट करने से उनके 4.25 लाख रुपए बचे थे इस परिवार। तो इससे आप अपनी करंट स्थिति का ये उदाहरण को एक्सट्रापोलेट करके देखें। इंडिया में अगर आपके पास परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 मेजर चिल्ड्रन हैं, एक एचयूएफ है, तो 3 करोड़ तक की एफडी या डेट फंड में अगर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट इंस्ट्रूमेंट्स इन राइट फाइल्स, तो आप 0 टैक्स पे भी निकल सकते हैं। ये पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे, आपने डिटेल में समझा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय के साथ साथ आपको समझ में आएंगी, लेकिन आज हमने शुरुआत कर दी है पहले दिन से, और समय समय पर हम आपके लिए टैक्स प्लानिंग के लिए इस तरह के टिप्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, पंकज जी, पनवारी सर, थैंक यू सो मच आप तीनों का। शो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।